हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। श्री श्याम पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम बीए पार्ट फर्स्ट में राजनीति विज्ञान के मूल आधार का महत्वपूर्ण बिंदु देख रहे थे। राजनीति विज्ञान के अर्थ परिभाषा प्रकृति के क्षेत्र के अंतर्गत हमने जो पूर्व का अध्ययन किया, वह अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान की परिभाषा को स्पष्ट कर रहा था। हमने ये देखा था कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा देना बड़ा ही मुश्किल का कार्य है, क्योंकि इसका अध्ययन व्यापक क्षेत्र में है और इसके बारे में अनेक विद्वानों के मतभेद हैं और मतभेद होने के कारण इसकी कोई सटीक परिभाषा देना बड़ा ही कठिन कार्य है। इसलिए हम राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं निश्चित तौर पर ठीक वैसे नहीं दे सकते जैसे कि अन्य विषयों के अंतर्गत एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर दी जाती है। लेकिन फिर भी विद्वानों ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा को अध्ययन की दृष्टि से सुविधाजनक बनाने के लिए समय के आधार पर उसको दो भागों में विभाजित किया है। एक नंबर पर परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान की परिभाषा और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान की परिभाषा। हम परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान की परिभाषा का अध्ययन कर चुके थे। ये विद्वान राज्य को, राज्य सरकार को और मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इसके परिभाषाओं को स्पष्ट कर रहे थे। और इन परिभाषाओं के आधार पर आज हम राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है उसका जो अध्ययन का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार इसकी जो क्षेत्र है वो क्या है। क्षेत्र को हम स्कोप के आधार पर देख रहे हैं कि इसका जो स्वरूप है वो किस आधार पर है, कि जैसे कि हमने देखा था इसकी परंपरागत परिभाषाओं के आधार पर परंपरागत दृष्टिकोण की परिभाषा के आधार पर इस परिभाषा में राज्य को, सरकार को और राज्य सरकार को इन तीन बातों पर विशेष ध्यान देते हुए परिभाषा को क्या किया है, स्पष्ट किया है। और इसमें हमने विशेषकर देखा था कि इनकी जो परिभाषाएं हैं, इनकी परिभाषाओं में विशेषकर जो विद्वान हैं वो विद्वान गार्नर महोदय, बलुनशली, गैरिज और गिलक्राइस्ट सीले, लिकॉक आदि विद्वानों ने इनकी परिभाषाओं के आधार पर इसकी विषय वस्तु को स्पष्ट किया। लेकिन ये जो परिभाषाएं हैं, ये परिभाषाएं, इन परिभाषाओं के आधार पर राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है, क्या है, क्षेत्र है, इसका जो क्या है, स्कोप है, इसका जो स्कोप है, यानी इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विषय
वस्तु। यानी परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर यह है कि राजनीति विज्ञान किन किन विषयों का अध्ययन करता है, यानी इसका जो अध्ययन क्षेत्र है वो क्या क्या है, और इसकी जैसे परिभाषाएं अनेक हैं वैसे इसके विषय वस्तु भी क्या हैं, अनेक हैं। तो जब परिभाषाओं में क्या है, मतभेद हैं, परिभाषाओं में मतभेद हैं, तो इसके अध्ययन क्षेत्र की जो विषय वस्तु है उसके भी आधार पर क्या है, मतभेद हैं। और मतभेद होने के कारण इनकी एक सटीक विषय क्षेत्र बताना बड़ा ही असंभव है। लेकिन ठीक वैसे ही जैसे परिभाषाओं के आधार पर इसके अध्ययन क्षेत्र को स्पष्ट किया गया था, वैसे ही इसकी जो विद्वानों के द्वारा एक निश्चित विषय वस्तु का निर्माण किया है जो निम्नलिखित हैं। ये स्पष्ट है कि इसके जो क्षेत्र हैं, विषय वस्तु है, उसके बारे के अंतर्गत विद्वान, जो सभी विद्वान एकमत हैं, उनमें विशेषकर है गार्नर जो परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति की विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। उसके बाद में है गैरेज, उसके बाद में है प्रोफेसर गैटिल। 3 नंबर पर है प्रोफेसर मुखर्जी, और 4 नंबर पर है यूनेस्को की जो रिपोर्ट है, UNESCO, यूनेस्को की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर जो 1948 में दी गई थी, ये 1948 में जो रिपोर्ट दी गई थी उसके आधार पर राजनीति की जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसकी विषय वस्तु को तय किया गया है। हम देखेंगे, ध्यान देना, विशेषकर ये प्रश्न भी आता है कि परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट करो। तो छोटे प्रश्न के रूप में आएगा कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट करने वाले विद्वान कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे गार्नर, प्रोफेसर गैटिल, प्रोफेसर मुखर्जी और यूनेस्को की रिपोर्ट। आपको अगर प्रश्न पूछा जाए कि परंपरागत दृष्टिकोण की परिभाषा किस किस के संदर्भ में दी जाती है, तो आप बताएंगे राज्य के संदर्भ में, सरकार के संदर्भ में और राज्य सरकार के संदर्भ में। विद्वानों के बारे में अगर परिभाषाएं पूछें तो राज्य की परिभाषा विशेषकर दी है गार्नर ने, जिसका हमने पहले अध्ययन किया कि राज्य का अंत और आरंभ, राजनीति का अंत और आरंभ राज्य से होता है। तो ये राज्य की परिभाषा के संदर्भ में स्पष्ट किया गया था। हम विषय वस्तु में सबसे पहले हम देख रहे हैं गार्नर महोदय के बारे में। गार्नर ने राजनीति की जो विषय वस्तु है उसको 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। और 3 भागों में विशेषकर ये है राज्य की, ये गार्नर है वो किसके संदर्भ में है? राज्य के संदर्भ में। ध्यान देना, राज्य का आरंभ और अंत ये किसने कहा था? गार्नर ने। तो हम कहेंगे कि गार्नर ने राज्य की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है। और 3 भागों में क्या है? राज्य की प्रकृति, राज्य की प्रकृति व राज्य के उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति की खोज। गार्नर ने सबसे पहले जो स्पष्ट किया है, ध्यान देना, विशेषकर हम गार्नर महोदय के संबंध में पढ़ रहे हैं, और गार्नर ने राज्य की प्रकृति के बारे में 3 बातें स्पष्ट की है कि राज्य की प्रकृति के बारे में राजनीति विज्ञान अध्ययन करता है। और प्रकृति का मतलब है कि राज्य किन किन अर्थ और संदर्भों में कार्य कर रहा है, उसका कार्य प्रणाली क्या है, इसके संदर्भ में स्पष्ट कर रहा है। और राज्य की उत्पत्ति की खोज, यानी राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। ठीक जैसे कि आपने
अरस्तु को पढ़ा था, जो राजनीति विज्ञान का क्या है, जनक है। इसने राज्य को एक क्रमिक समुदाय के रूप में परिभाषित किया था। इसने कहा था कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो एक क्रमिक समुदाय के रूप में हुई है। जैसे कि उसने पहले कहा था कि पहले ये कुटुंब के रूप में था, फिर ये वंश के रूप में बना, फिर ये कुल के रूप में बना, फिर वंश के रूप में, और फिर समुदाय के रूप में, और आज इसका वर्तमान जो स्वरूप है वो राज्य है। तो देखिए ये जो क्या है, उत्पत्ति की खोज है। राज्य की उत्पत्ति के खोज के अंतर्गत बहुत से सिद्धांत हैं। परंपरागत दृष्टिकोण जैसे कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत के बारे में बात करता है, ये शक्ति सिद्धांत के बारे में बात करता है। कोई राज्य की उत्पत्ति को लेकर के दैविक आधार मानता है, कोई शक्ति का आधार मानता है, कोई माता और पिता को मानता है, कोई सामाजिक समझौते के आधार पर मानता है, कोई उसे इतिहास का क्रमिक ऐतिहासिक सिद्धांत के रूप में, यानी एक की भूमिका न होकर के अनेक की भूमिका के बारे में प्रतिपादन करता है। तो ये जो सारी राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो खोज कर रहा है, वो खोज कौन कर रहा है? परंपरागत दृष्टिकोण। और इस बात का हम अध्ययन करते हैं, वो किसके संदर्भ में करेंगे? वो करेंगे राज्य की उत्पत्ति के बारे में। और ये सारी बात हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत पढ़ते हैं। और अध्ययन के अंतर्गत पढ़ने के अंतर्गत हम राज्य के जो विशेष जो सिद्धांत चले, उन सिद्धांतों का क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य ये है कि गार्नर ये बताना चाहता है कि राज्य की जो प्रकृति है, ध्यान देना, हमें पढ़ते समय इस बात को ध्यान में रखना है कि हम राजनीति विज्ञान का क्या पढ़ रहे हैं? क्षेत्र पढ़ रहे हैं। और क्षेत्र का मतलब है विषय वस्तु। और ये परिभाषाओं के आधार पर क्या हो रहा है? स्पष्ट हो रहा है। परिभाषाओं के आधार पर जो स्पष्ट हो रहा है, जिसमें सबसे पहले हम गार्नर महोदय को पढ़ रहे हैं। और गार्नर महोदय ये कह रहा है कि राज्य की प्रकृति के बारे में। और राज्य की जो प्रकृति है, वो प्रकृति क्या है? प्रकृति का संबंध किससे आया? उसके नेचर से। वो जिस प्रकार का कार्य करता है, उसी प्रकार से उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। और ये प्रवृत्ति उसकी राज्य की प्रकृति बन जाती है। प्रकृति का मतलब कोई समाजवादी सिद्धांत को अपना रहा है, कोई अराजकतावादी को अपना रहा है, कोई साम्यवादी अवस्था को अपना रहा है। इस प्रकार से राज्य की जो कार्य प्रणाली है, राज्य की जो क्या है? कार्य प्रणाली है। उस कार्य प्रणाली के आधार पर राज्य के स्वरूप का निर्धारण हुआ। और यह स्वरूप उसके कार्य करने की प्रकृति बनी। तो गार्नर महोदय राज्य के कार्य करने की शैलियों के बारे में उसकी प्रकृति को स्पष्ट कर रहा है। और राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो खोज है, वो भी इसके सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है, जिसमें कुछ देवी सिद्धांत के आधार पर राज्य की उत्पत्ति को मानते हैं। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मान करके राज्य के उसके आदेशों का पालन करना, ये उसका दैवीय सिद्धांत है। शक्ति के आधार पर कुटुंबों पर अपना नियंत्रण करना, और उस नियंत्रण के आधार पर क्या करना? उस पर शासन स्थापित करना और एक बड़ा समुदाय का निर्माण बना देना राज्य की स्वरूप का निर्धारण करता है। माता के वंश चलना, फिर पिता प्रकृति के अनुसार समय के साथ साथ पिता का अधिपत्य चला। पहले बहु पत्नी विवाह प्रथा थी, तो बहु पत्नी जो थी उससे परिवार का जो वंश था वो माता के नाम से चला। समय के साथ साथ में परिवर्तन हुआ तो पिता का नाम से वंश चला। इससे वो समुदाय का जो मुख्य नेतृत्वकर्ता बना वो पितृ समुदाय बना। और इस प्रकार जो राज्य का निर्माण हुआ वो एक पिता के वंश से रहा।
इसी प्रकार सामाजिक समझौता, नागरिकों के बीच में समाज का निर्माण होना और समाज के साथ में एक समुदाय का निर्माण होना जो राज्य के निर्माण की विशेषता को स्पष्ट करता है। और उसी के पास में यहाँ पर जो बता रहा है ऐतिहासिक सिद्धांत, वो रक्त संबंधों की बात भी करता है, ये परिवार की भी बात करता है, ये विशेषकर अन्य समुदायों से मिलकर के भी क्या कर रहा है, परंपराओं और रीति रिवाजों का भी योगदान मान रहा है। इस प्रकार सबसे मिलकर के क्या कर रहा है, एक राज्य की उत्पत्ति। और इन सारी बातों का जो अध्ययन है वो किस में किया जाता है, राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन करता है। तो गार्नर महोदय राज्य की प्रकृति और राज्य की उत्पत्ति की खोज को लेकर के क्या कर रहे हैं, इसकी प्रकृति की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा इसका बिंदु था कि राजनीतिक संस्थाओं, 2 नंबर पर है, राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप व इतिहास की विवेचना व गवेषणा। ध्यान देना, गार्नर महोदय राजनीति की विषय वस्तु के दूसरे बिंदु को स्पष्ट कर रहे हैं। और दूसरे बिंदु में विशेषकर कौन सी बात है, राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप। और राजनीतिक संस्थाओं का जो स्वरूप है वो क्या है, समय और परिस्थितियों के साथ साथ राज्य की जो संचालित करने वाली जो संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं धीरे धीरे परिवर्तित हुई और उस परिवर्तित रूप से उसका जो राज्य का जो स्वरूप है वो बदल गया। ध्यान देना, पहले देखिए, पहले राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, पहले राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। इस गवेषणा के रूप में हम यह देखेंगे कि शुरुआत के अंतर्गत कौन सी शासन प्रणाली, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। फिर राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली से कौन सा है, कुलीन तंत्र बन गया। फिर कुलीन तंत्र से प्रजातंत्र। ये राज्य के परिवर्तित स्वरूप का अध्ययन है और परिवर्तित स्वरूप के आधार पर संस्थाओं का भी क्या बन रहा है, निर्धारण हो रहा है। यहाँ राजतंत्र है तो सर्वाधिकारवादी शासन बन रहा है, ये कुलीन तंत्र है तो किसी वर्ग विशेष का शासन बन रहा है, और यहाँ प्रजातंत्र है तो जनता का शासन बन रहा है। इसका मतलब है कि राजनीतिक संस्थाओं का जो स्वरूप है वो एक शासन प्रणाली के आधार पर क्या होता है, बदलता गया है। और इस आधार पर बदलने के कारण ये इसकी जो ऐतिहासिक क्रम है, वो ऐतिहासिक क्रम के अंतर्गत जो परिवर्तन आया है उसकी खोज करना और भविष्य में उसकी भविष्यवाणी करना राजनीति विज्ञान की प्रमुख विषय वस्तु रही है। तो गार्नर महोदय ये कह रहे हैं कि पहले राज्य की प्रकृति और उत्पत्ति की खोज के बारे में, फिर राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप के बारे में। शासन व्यवस्थाएं बदली हैं तो संस्थाएं भी बदली हैं, और ये संस्थाओं के आधार पर अध्ययन कर इनकी जो खोज करके इनकी भविष्यवाणी करना भी राजनीति की प्रमुख विषय वस्तु रही है। और ये 2 नंबर पर जो बात कही है वो गार्नर महोदय ने कही है। और 3 नंबर पर जो है, 3 नंबर पर जो बात है वो उक्त खोज के आधार पर, उक्त खोजों के आधार पर, खोजों के आधार पर राजनीतिक विकास की गवेषणा करना। यहां पर गार्नर महोदय ने 3 नंबर की जो बात कही है, उक्त
खोजों के आधार पर, उक्त खोज कौन सी? राजनीतिक संस्थाओं की, और इसकी प्रकृति और उत्पत्ति के बारे में क्या कर रहा है? राजनीतिक विकास, यानी जो राजनीति में जो सतत परिवर्तनशील और गतिशील अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं के बारे में क्या करना? भविष्यवाणी करना, उनकी खोजें करना, उनके भविष्य की स्थितियों को क्या करना? स्पष्ट करना। ये सारी बातें राजनीतिक विकास की स्थिति कर रही है। राज्य की परिवर्तित स्थितियों के बारे में अध्ययन करके उनकी स्थितियों को क्या करना? स्पष्ट करना। जैसे कि उदाहरण के लिए गार्नर महोदय ने 3 बातों पर विशेष जोर दिया है। आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा, गार्नर के अनुसार, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार गार्नर राज्य की प्रकृति के बारे में क्या अध्ययन करता है? गार्नर के अनुसार राज्य की प्रकृति क्या है? परंपरागत दृष्टिकोण में गार्नर की भूमिका क्या थी? तो गार्नर की भूमिका में हम यही स्पष्ट करेंगे कि यहाँ पर राज्य के संदर्भ में अध्ययन कर रहा है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो जोर दिया है वो किसने दिया है? गार्नर ने राज्य का अंत, राज्य का आरंभ व अंत, आरंभ और अंत किससे माना है? गार्नर ने राज्य का अंत और आरंभ राज्य से माना है। इसलिए इसकी स्थिति की विवेचना जो की है वो गार्नर ने राज्य के संदर्भ में की है। और इस प्रकार गार्नर के अनुसार राज्य की जो प्रकृति है उसको 3 भागों में बांटा है। विशेषकर ध्यान देना, राज्य की प्रकृति और राज्य की उत्पत्ति की खोजों के बारे में विवेचना करना। दूसरा है राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप और इतिहास की विवेचना की गवेषणा करना। और तीसरा है उक्त खोजों के आधार पर राजनीतिक विकास की गवेषणा करना। भाई, राज्य की स्थिति पहले क्या थी और आज विकास परिवर्तन की अवस्था के अनुसार उसकी वर्तमान अवस्था क्या है। इसका मतलब है राज्य के भूत, भविष्य और अतीत का जो अध्ययन कर रहा है, उनके तीनों कालों के अध्ययन पर जो जोर दे रहा है वो राजनीतिक अतीत को यानी राजनीतिक विकास को स्पष्ट कर रहा है। इसलिए परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो हमने गार्नर के अनुसार पढ़ा। ध्यान देना, गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु क्या है और ये परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार है। तो इस स्थिति को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। आगे हम देखेंगे 2 नंबर पर है प्रोफेसर मुखर्जी। प्रोफेसर मुखर्जी के अनुसार राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है। बीच में नहीं। अब हम प्रोफेसर गैटिल के अनुसार हम राजनीति विज्ञान का क्षेत्र फट रहे हैं। प्रोफेसर गैटिल जिस प्रकार गार्नर ने राजनीति विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में राज्य की इर्द गिर्द संपूर्ण अध्ययन की विवेचना की है, गैटिल ने भी राज्य के संदर्भ में ही क्या किया है? राजनीति की प्रकृति को, उसके क्षेत्र का वर्णन किया। उसने भी विशेषकर 3 भागों में इनकी बातों को स्पष्ट किया है। विशेषकर 3 बातों को स्पष्ट किया है। उसमें सबसे 1 नंबर पर है राज्य की उत्पत्ति। 1 नंबर पर है राज्य की उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति राजनीतिक
राजनीतिक संस्थाओं व सिद्धांतों का विकास जो बात गार्नर ने अपने कथन में कही थी उसको थोड़ा व्यापकता के आधार पर गेटिल ने उसको स्पष्ट करने की बात कही है। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में तो गार्नर ने भी स्पष्ट किया था और राजनीतिक संस्थाओं के बारे में भी उसने क्या किया, स्पष्ट किया। लेकिन उसने जो आगामी भविष्य के अंतर्गत दो बातें हैं, सिद्धांतों का विकास, इसको नए रूप में जोड़ा है और नए रूप में जोड़ करके ये स्पष्ट कर रहा है गेटिल कि राज्य की जो क्षेत्र है, जो राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी इकाई है, सर्वोच्च इकाई है राज्य के संदर्भ में, तो राज्य के संदर्भ में वो क्या कर रहा है, इसके संपूर्ण अध्ययन पर जोर दे रहा है। राज्य की जो उत्पत्ति है उसके सारे सिद्धांतों को और राजनीतिक संस्थाओं को, इन दोनों को सिद्धांतों के रूप में क्या कर रहा है, इसका अध्ययन कर रहा है। और सिद्धांतों के रूप में जो अध्ययन करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम परंपरागत दृष्टिकोण के रूप में जोड़ करके इसका अध्ययन करते हैं। तो गेटिल भी राजनीतिक उत्पत्ति, संस्थाओं और सिद्धांतों के विकास क्रम को लेकर के क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। 2 नंबर पर है विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक संस्थाओं जो वर्तमान की राजनीतिक स्थिति को क्या कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है, वह सिद्धांतों का अध्ययन, ध्यान देना। विद्यमान, गेटिल ये कह रहा है कि विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं, यहां व्यापक अध्ययन है। यहां पर जो अध्ययन दिया गया है वो व्यापकता को महत्व दिया है, क्योंकि यहां पर संपूर्ण राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया है। वो कोई भी संस्था हो, कोई भी सिद्धांत हो और विश्व के किसी भी देश की राजनीति के संदर्भ में अध्ययन करने वाला है, इसको अध्ययन के साथ में जोड़ करके है। और ये वर्तमान में जो प्रचलित जो अवस्था है, उस प्रचलित स्थितियों का वर्णन करते हुए उनकी जो प्रणालियां हैं, उन प्रणालियों के संदर्भ में क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। तो राजनीतिक संस्थाओं के संदर्भ के अंतर्गत हम देखेंगे कि जैसे सरकार है, राज्य है और राज्य का जो संचालन किया जा रहा है उसके सरकार है, तो उसके सरकार के जो महत्वपूर्ण अंग हैं, विशेषकर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये सरकार के जो 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। इन 3 राजनीतिक जो संस्थाएं हैं और ये किस आधार पर, कौन से सिद्धांतों पर, कौन सी शासन प्रणालियों के आधार पर जो कार्य करते हैं, उसका अध्ययन राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण करता है। इसका मतलब है कि गेटिल ने जो परिभाषा दी है वो परिभाषा गार्नर से थोड़ी सटीक और थोड़ी व्यापकता को लेते हुए उसके अध्ययन पर जोर दे रही है। लेकिन ये कह रही है कि ये जो अतीत की स्थिति की, यानी राज्य की 3 अवस्थाओं का अध्ययन की बात कर रही है। 1 नंबर उसके अतीत का, वर्तमान का और भविष्य का, और यहाँ पर केवल वर्तमान अवस्थाओं की बात कर रही है कि वर्तमान में राज्य की कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं और उनके जो प्रचलित जो स्वरूप है उसका किस प्रकार से कार्य किया जाता है।
इसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत किया है। और 3 नंबर पर है राज्य के भावी व आदर्श, राज्य के भावी व आदर्श स्वरूप की विवेचना करना। यहाँ पर प्रोफेसर गेटल ने जो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो भी गार्नर के समान ही 3 बातों को स्पष्ट कर रहा है। राज्य के भावी, राज्य का भावी का मतलब है भविष्य के अंतर्गत, राज्य के भविष्य के अंतर्गत उसका आदर्श स्वरूप क्या होगा, वो कौन सी नैतिक अवस्थाएं होगी, वो पुलिस राज्य से लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में अपनी किस प्रकार की स्थिति की विवेचना करेगा, इस संदर्भ के अंतर्गत क्या करना है, समुचित वर्णन करना। इसका मतलब है कि गेटिल ने जो राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र को स्पष्ट किया है वो राज्य के संदर्भ में उसकी दोनों स्थितियों की, ध्यान देना, आंतरिक और बाह्य स्थितियों की विवेचना करते हुए तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दे रहा है। इसका मतलब है कि गेटिल राज्य की स्थिति को लेकर के 1 नंबर पर तो ये क्या कर रहा है, इसके ऐतिहासिक अध्ययन पर जोर दिया उसने। तो इसका परंपरागत अध्ययन है इसलिए ऐतिहासिकता पर जोर दे रहा है। 2 नंबर पर वो क्या कर रहा है, तुलनात्मक स्थिति का वर्णन कर रहा है। तुलनात्मक स्थिति का वर्णन का मतलब है कि विद्यमान जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनको इस सिद्धांतों के संदर्भ में देख करके अध्ययन करना। और 3 नंबर पर जो कर रहा है वो राज्य के कौन से आदर्शवादी स्वरूप, कौन से स्वरूप का वर्णन कर रहा है, आदर्शवादी स्वरूप का वर्णन कर रहा है। तो ये तीनों बात राज्य के राजनीतिक व्यवहार, कौन से राजनीतिक व्यवहार की स्थिति को क्या कर रहे हैं, राजनीतिक व्यवहार की स्थिति का अवलोकन कर रहे हैं। और गेटिल ने यहाँ पर परंपरागत दृष्टिकोण की जो तीनों अवस्थाएं हैं इन तीनों अवस्थाओं को ध्यान में रख कर के अध्ययन किया है। ध्यान देना, ऐतिहासिक अध्ययन भी है, यहाँ पर ये उत्पत्ति है और सिद्धांत है। यहाँ पर जो सिद्धांतों का जो अध्ययन है वो सिद्धांतों का अध्ययन अपने आप में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाने की एक आगामी एक योजना है जो राजनीतिक संस्थाओं के संदर्भ में कही है। तो इसका मतलब है जो बात गार्नर ने कही है उस गार्नर की बातों को ही एक वैज्ञानिकता के रूप में स्पष्ट करने का काम गेटिल ने भी किया है। इसलिए गार्नर और गेटिल ने परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति की प्रकृति की जो विवेचना की है वो विवेचना 3 दृष्टिकोणों के आधार पर की थी, ऐतिहासिकता के आधार पर, तुलनात्मकता के आधार पर और आदर्शात्मक स्थिति के आधार पर अध्ययन किया है। और 3 नंबर पर जो विद्वान है प्रोफेसर मुखर्जी ने भी क्या किया है, राजनीति विज्ञान की जितनी परिभाषाएं हैं जितने विद्वान हैं उतनी ही परिभाषाएं हैं, क्योंकि एक विषय पर अनेक विद्वानों ने अपने स्वतंत्र विचार प्रतिपादित किए हैं और ये स्वतंत्र विचारों के आधार पर ही राजनीति को एक नई दिशा मिली है, नया एक कार्य करने का जो एक समस्याओं के समाधान को लेकर के एक रणनीति बनाई है उसका आधार प्रस्तुत करने का कार्य किया है। तो प्रोफेसर मुखर्जी ने भी गार्नर और गेटिल की परिभाषाओं के आधार पर अपनी एक नई परिभाषा सुनिश्चित की है और हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर मुखर्जी ने भी राजनीति विज्ञान के प्रकृति के संदर्भ के अंतर्गत राजनीतिक दर्शन की स्थिति को स्पष्ट किया है। ये राजनीतिक सिद्धांतों की स्थिति को वर्णन करता है, राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति को वर्णन कर रहा है, ये दर्शन की स्थिति को स्पष्ट कर रहा है। और राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, राजनीतिक जो संस्थाएं हैं इन राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर जोर दे रहा है।
तो ये जो परिभाषाएं हैं, राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, वो प्राचीन रूप से प्रचलित थी और विभिन्न वाद क्या चले, विभिन्न वाद चले। अनेक विद्वानों के बीच में राजनीति की एक विचारधारा को लेकर के चलने वाले जो विवाद हैं, जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय, प्रादेशिक, स्थानीय, प्रादेशिक और स्थानीय, प्रादेशिक व विद्येतर संगठन, राजनीतिक दल, दबाव समूह, राजनीतिक दल और दबाव समूह, आदि को सम्मिलित किया है, बहुत ही प्यारी प्यारी सी परिभाषा है। और ये जो मुखर्जी का जो कमेंट है, ये कमेंट गार्नर के और गेटिल के दोनों शब्दों की सारगर्भित स्थिति को स्पष्ट कर रहा है। जो बात गार्नर ने कही थी, उसकी गार्नर की कुछ विशेष बातों को गेटिल ने सम्मिलित किया था, और गेटिल की जो विशेष बातें हैं उसको प्रोफेसर मुखर्जी ने शामिल किया। तो प्रोफेसर मुखर्जी क्या कह रहे हैं, राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलोसफी, राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत कौन सी बातें आ रही हैं, परंपरागत दृष्टिकोण से, जो ऐतिहासिक और आदर्शवादी तरीका है। ये एक प्रकार से राजनीति विज्ञान के ऐतिहासिक अध्ययन पद्धतियों पर जोर दे रहा है। ये एक प्रकार का राजनीति का जो प्राचीन जो तरीका है और राज्य के अतीत का जो स्वरूप है, उसके स्वरूप का वर्णन कर रहा है। जैसे राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, राजनीति, यहाँ पर हम कर रहे हैं राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है, और राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत हमने देवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, मातृ और पितृ सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत है। ये राजनीतिक दर्शन है। ये राजनीति की उत्पत्ति को लेकर के राज्य के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। ये राज्य के स्वरूप की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, और ये बताना चाह रहे हैं कि राज्य प्राचीन से वर्तमान स्थिति की आने वाली जो अवस्थाएं हैं, उससे राज्य को किस प्रकार की भावी रणनीतियां और किस प्रकार के अतीत से गुजरना पड़ा है। तो ये राजनीतिक दर्शन की स्थितियां हैं, और सिद्धांत के रूप में ये एक प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण बन गया। पहले शास्त्र था और अब विज्ञान बन गया। राज्य के ऐतिहासिक राजनीतिक व्यवहार की जो घटना है उसका अध्ययन कर रहा है। वर्तमान की राजनीतिक विकास की परिस्थितियों का अध्ययन करना, यहाँ पर राज्य की राजनीतिक अवस्थाओं का वर्णन करते हुए सिद्धांतों के रूप में वर्णन कर रहा है। इसलिए ये राजनीति विज्ञान की प्रकृति की ओर स्पष्ट करता है। और आगे जाकर राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, संस्थाएं विशेषकर कौन सी संस्थाएं, यहाँ पर सरकार के द्वारा अपनाई जाने वाली जो रणनीतियाँ हैं, शासन और प्रशासन के संदर्भ में जो स्थितियां हैं, राजनीतिक संस्थाएं, सरकारें हैं। यहाँ पर राजनीतिक संस्थाओं के बारे में हम बात करेंगे, किसकी, सरकारों के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि किस सरकार के अंतर्गत सरकार कौन कौन सी संस्थाओं के स्वरूप के बारे में अध्ययन कर रही हैं, और विभिन्न बात इनके संदर्भ में चलने वाली जो अनेक प्रकार की जो प्रकृतियाँ हैं उसका अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्र के अंतर्गत चलने वाली प्रक्रियाएं और पूरे विश्व के अंतर्गत चलने वाली, संदर्भ में चलने वाले राजनीतिक व्यवहार, केवल कौन सी स्थितियों को, मुखर्जी ने केवल कौन से व्यवहार पर जोर दिया है, राजनीतिक व्यवहार पर।
राजनीतिक व्यवहार पर, मानव का जो राजनीतिक व्यवहार है ये राजनीतिक विज्ञान की स्थिति को वर्णन कर रहा है। और ये संस्थागत अध्ययन है। कौन सा अध्ययन हो गया ये? संस्थागत अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन के साथ साथ में ये जो अध्ययन है वो संस्थागत अध्ययन बन गया है। इसलिए राजनीति व्यवहार का जो अध्ययन बन गया है यहाँ पर, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संदर्भ में स्थानीय है, प्रादेशिक स्थितियां हैं, विधेयतर संगठन, विधेयतर यानी विधेयतर संगठन का मतलब होता है जो कानून के अनुसार, विधि के अनुसार, जो कानून के अनुसार जो क्या है स्वतंत्र रूप से संगठन बने हैं, जैसे राजनीतिक दल और दबाव समूह हैं। राज्य में राजनीतिक दलों का राजनीतिक व्यवहार क्या होता है, दबाव समूह का किस प्रकार का अध्ययन होता है। तो ये सारा जो संदर्भ अध्ययन किया जा रहा है वो राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है। और विषय वस्तु का मतलब है राज्य के संदर्भ में इनको जोड़ करके अध्ययन करने वाला जो राजनीतिक व्यवहार है, ये राजनीतिक व्यवहार राजनीति विज्ञान का क्या कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा। ये सारा जो अध्ययन है वो अध्ययन मानव का राजनीतिक व्यवहार है, राज्य का राजनीतिक व्यवहार है। और राजनीतिक व्यवहार को इन प्रसंगों में जोड़ करके देखना ही परंपरागत दृष्टिकोण का क्या होगा, विषय वस्तु होगी। इसकी राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र होगा इसके संदर्भ के अंतर्गत क्या। तो विशेषकर कमेंट का विशेष ध्यान रखें। आपको राजनीति विज्ञान में जितने विद्वानों के तर्क समझाने होंगे उसी के अनुसार इसकी स्थिति का क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। तो ध्यान देना, पहले गार्नर ने बताया, फिर गेटेल ने बताया और फिर प्रोफेसर मुखर्जी ने बताया। तो मुखर्जी ने जो बात बताई है वो राज्य के संदर्भ में, ध्यान देना यहाँ पर गेटेल ने ऐतिहासिक, तुलनात्मक और आदर्शवादी स्थितियों का वर्णन किया था। ये प्रोफेसर मुखर्जी हैं, वो मानव के राजनीतिक व्यवहार को संस्थागत अध्ययन के रूप के संदर्भ में अध्ययन करना चाह रहे हैं। और तीसरा जो अध्ययन बता रहा है वो है विलोबी। विलोबी महोदय ने भी क्या किया है, राजनीति के अध्ययन क्षेत्र के बारे में अपनी स्थिति का अवलोकन किया था। तो आप ध्यान देना, विशेषकर इसको ध्यान दें कि राजनीति का जो अध्ययन क्षेत्र है वो अध्ययन क्षेत्र मुखर्जी के संदर्भ में किया गया है। और ये मुखर्जी के संदर्भ में जो ये परिभाषा है, जैसे आपने देखा गेटेल के अनुसार इसकी 3 भागों में बांटा है। इसके अंतर राज्य की उत्पत्ति और राजनीतिक संस्थाओं और सिद्धांतों की खोज, विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं सिद्धांतों के अध्ययन के बारे में, और राज्य के भावी और आदर्श स्वरूप की विवेचना के बारे में। इसमें नैतिकता को, आदर्शवाद को, व्यवहारवाद को, तीनों को सम्मिलित किया गया है। इस मुखर्जी का दृष्टिकोण है वो संस्थागत अध्ययन के संदर्भ में जोड़ करके आंतरिक और बाह्य स्थितियों की विवेचना पर जोर दे रहा है। तो इस प्रकार राजनीति की मुखर्जी के अनुसार, आपको प्रश्न पूछ ले, मुखर्जी के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है, तो आप ये बताएंगे राजनीतिक दर्शन से जोड़कर, पॉलिटिकल फिलोसफी और थ्योरी जो इसको विज्ञान के संदर्भ में स्थिति की विवेचना करता है। अब इसके संदर्भ में हम आगे देखेंगे विलोबी का दृष्टिकोण। अब 3 नंबर पर है विलोबी। प्रोफेसर विलोबी। राजनीति विज्ञान जिन जिन महान विषयों का अध्ययन करता है,
अध्ययन करता है उनमें राज्य सरकार और कानून है। बड़ी क्लिष्ट और बड़ी शॉर्ट शब्दों में जो परिभाषा दी है वो बिलोबी ने दी है। गार्नर ने शुरुआत की थी, गेटिल ने थोड़ा बड़ा रूप बनाया, फिर प्रोफेसर मुखर्जी ने उसको और भी सम्मिलित करके व्यापकता दे दिया, और मुखर्जी ने और बिलोबी महोदय ने क्या किया है, इस स्वरूप को, ध्यान देना, इस स्वरूप को क्या कर दिया है, थोड़ा सा के 3 ही शब्दों में समेट दिया। इसको क्या समेटा है? राजनीति विज्ञान जिन जिन महान विषयों का अध्ययन करता है, मतलब जो भी विषय, जितने भी विषय आपने अलग अलग शब्दों में, अलग अलग अर्थों में, अलग अलग संस्थाओं के संदर्भ में व्यक्त किए, उन सारे का मतलब यही था कि ये सारे किससे संबंधित हैं? राज्य से संदर्भ है। क्योंकि राज्य की जो आंतरिक स्थितियों का जो वर्णन किया गया है, ये सारी आंतरिक स्थितियों का जो वर्णन है, ये वर्णन किससे संबंधित है? ये केवल सरकार और उससे जुड़े हुए कानून से संबंधित है। इसका मतलब है कि राजनीतिक विज्ञान में जो मानव का क्या किया गया है, मानव का राजनीतिक व्यवहार, मानव का कौन सा व्यवहार? राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया है। ध्यान देने की बात है, विशेष रूप से संदर्भ में समझे से, मानव का जो राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन है वो किसके संदर्भ में है? राज्य के संदर्भ में। और राज्य के संदर्भ में जो राजनीतिक व्यवहार है वो किससे जुड़ा हुआ है? सरकार और कानून से। क्योंकि राज्य एक मूर्त संस्था है। ये राज्य है, इसमें सरकार है और इसमें ये कानून है। ये क्या है? राज्य है, ये सरकार है और ये कानून है। अब कानून के संदर्भ में हम ये देखें, अगर हम किसका अध्ययन, मेन रूप से कानून का अध्ययन कर लें, तो अगर कानून का अध्ययन हो गया तो किसका अध्ययन हो गया? सरकार का भी अध्ययन हो गया। इसको हम देखें, एक संदर्भ में ये है और एक संदर्भ में ये है। कानून, सरकार और राज्य। कानून का अध्ययन कर लिया तो सरकारों का अध्ययन कर लिया, सरकारों का अध्ययन किया तो राज्यों का अध्ययन किया। अब ऐसे अगर देखिए कि हम कानून को पढ़ लिया तो सरकार को पढ़ लिया, सरकार है तो राज्य है। इसका मतलब है कि ये तीनों एक दूसरे से क्या है? पूरक हैं। एक दूसरे के बिना, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसका मतलब है कि इनके बारे में जितने भी जो शब्द बने हैं, जितने भी जो क्या बने हैं, विषय वस्तुएं बनी हैं, जितने भी जो क्षेत्र बने हैं, ये सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं? सरकार और कानून से। और कानून और राज्य के 2 पहिए हैं, एक सरकार है और दूसरा कानून है। और सरकार और कानून के संदर्भ में जो अध्ययन किया जा रहा है वही तो किसके बारे में? सरकार और कानून के बारे में जो अध्ययन किया जा रहा है वही तो अध्ययन किसका है? मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है। और यही क्या है? यही जो अध्ययन है वह अध्ययन राजनीति विज्ञान की परंपरागत दृष्टिकोण की क्या बनी हुई है? विषय वस्तु बनी हुई है। और विषय वस्तु को हम किसके संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं? क्षेत्र के संदर्भ में कर रहे हैं। और यही इसका मूल उद्देश्य क्या? किसके दृष्टिकोण के अनुसार? परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार है। परंपरागत दृष्टिकोण हमें यही स्पष्ट करना चाहता है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किसके रूप में किया जाए और उसका जो उद्देश्य है वो राज्य के संदर्भ में जोड़कर के अध्ययन किया जाने वाला अध्ययन ही राजनीति की विषय वस्तु को क्या कर रहा है? संदर्भित कर रहा है। इसी के संदर्भ में जो अगला जो विद्वान है, इसलिए राजनीति
कि विषय क्षेत्र के बारे में विद्वानों में अपनी अलग अलग राय प्रकट की है। जितने हम इसमें क्या देंगे, कमेंट देंगे, विद्वानों की बात करेंगे, वही उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या मानता है, इसको सपोर्ट राइज मानता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अंक आने का मतलब यही कि यहाँ पर विद्वानों के प्रूफ दिए जाएं और ये स्पष्ट किया जाए कि इस विद्वान ने इसको इस प्रकार से क्या किया है, स्पष्ट किया है। अगली जो रिपोर्ट है वो 1948 के अंतर्गत 1948 के अंतर्गत यूनेस्को की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को स्पष्ट किया था। ये देखिए यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक यहाँ SCO एजुकेशन एंड साइंस ऑर्गेनाइजेशन, शैक्षिक व वैज्ञानिक संगठन। देखिए 1948 में यूनेस्को की रिपोर्ट, कौन सी है ये, यूनेस्को, ध्यान देना, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूएनओ का एक क्या है, एक एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1945 में की गई थी। और ये एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके एक अंग है यूनेस्को। इस यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंतर्गत क्या है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक व वैज्ञानिक संगठन। इसके अंतर्गत ध्यान देना, इसके अंतर्गत विशेष रूप से क्या किया गया है कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को लेकर के क्या किया है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। और इसने ये कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कम से कम 150 सदस्य शामिल हुए थे और इन सदस्यों ने मिलकर के क्या किया था, इसकी प्रकृति का जो अध्ययन है उसकी विषय वस्तु को क्या किया है, निश्चित किया था। इसकी निश्चितता को लेकर के इसमें जो मत हैं उसमें विशेषकर यह है कि एक नंबर पर राजनीति के सिद्धांत, क्या क्या शामिल किया इसने, राजनीति के सिद्धांत। राजनीति के सिद्धांत का संदर्भ किससे लिया गया है कि इसने दिया है कि राजनीति के सिद्धांत का मतलब है कि राजनीति के अंतर्गत जो काम में एक जो राजनीति के जो मानव का जो राजनीतिक व्यवहार है, राज्य के संदर्भ में मानव का जो क्या है राजनीतिक व्यवहार, और राजनीतिक व्यवहार के अंतर्गत क्या किया है, उसको किससे जोड़कर दे रहा है, तथ्य से जोड़कर देख रहा है। किससे जोड़कर दे रहा है, तथ्य से जोड़कर देख रहा है। और इस तथ्य से जोड़कर देखने के कारण वो एक निश्चितता के अंतर्गत और सार्वभौमिकता के संदर्भ में स्पष्ट किया गया। सार्वभौमिकता के संदर्भ में, निश्चितता और सार्वभौमिकता के संदर्भ में इसको क्या किया, स्पष्ट किया गया। तो वो किसका रूप धारण कर लिया, सिद्धांत के रूप में।
और इस सिद्धांत के रूप में विशेषकर उसे किसके संदर्भ में, इसको एक वैचारिक अध्ययन किया गया। जैसे कि हमने देखा पहले राज्य के संदर्भ में जैसे विचारक हैं, विचारकों का अध्ययन है। अब विचारकों के अध्ययन के अंतर्गत हम जैसे प्लेटो से लेकर मार्क्स का अध्ययन करते हैं, प्लेटो से लेकर मार्क्स तक का जो क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। इस विचारकों का जो क्या है, इतिहास है, राजनीति के सिद्धांत और विकास, ऐतिहासिक विकास का क्रम, और इस ऐतिहासिक विकास के क्रम को क्या किया जा रहा है, वैचारिकता से जोड़ करके इसके इतिहास का अध्ययन किया। सिद्धांत व इतिहास का अध्ययन, इतिहास का अध्ययन, इस प्रकार का जो अध्ययन किया जा रहा है, उस अध्ययन के संदर्भ के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण में अध्ययन कर रहे हैं। तो ध्यान देना, इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के अंतर्गत राजनीति के सिद्धांत और राजनीतिक विकास का जो इतिहास है, जिसमें वैचारिक इतिहास है, उस वैचारिक इतिहास को इसमें क्या किया है, सम्मिलित किया गया है। तो ध्यान देने की बात यह है कि सम्मिलित करने वाली जो बात है, इसको स्पष्ट किया है। 2 नंबर पर उसने जोड़ दिया था राजनीतिक संस्थाओं पर, राजनीतिक 2 नंबर पर जोड़ दिया है राजनीतिक संस्थाओं पर। राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उसमें सरकार के स्वरूप के आधार पर किया गया, जैसे संसदात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इन शासन प्रणालियों के अंतर्गत सरकारें कैसे काम करती हैं, तो उसकी जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के संस्थाओं के अध्ययन को तुलनात्मकता के रूप में सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार का अध्ययन इसमें शामिल किया जाता है। और 3 नंबर पर है राजनीतिक दल। 3 नंबर पर है राजनीतिक दल और दबाव समूह, राजनीतिक दल और दबाव समूह। 3 नंबर पर है राजनीतिक दल और दबाव समूह, और इसके साथ साथ में क्या जोड़ा है, लोकमत का भी अध्ययन किया है। राजनीतिक दल के अंतर्गत जो सरकार के संदर्भ में अध्ययन कर रहा है, एक सत्ता में रह करके और एक सत्ता को प्रभावित करने की क्षमता में सत्ता पक्ष और विपक्ष के रूप में राजनीतिक दल किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, ये शासन को प्रभावित करने के तरीके के रूप में कैसे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये गैरी मैडरिंग के रूप में कार्य कर रहे हैं। और लोकमत यानी ये जो दल हैं, ये जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक दल है, दबाव समूह और लोकमत है, इसके संदर्भ में क्या किया है, मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है। और मानव के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के संदर्भ में जो अध्ययन किया जा रहा है, ये अध्ययन एक बहुत ही वस्तु स्थिति के आधार पर स्पष्ट किया जा रहा है। और चौथा है इसका अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में अध्ययन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय का मतलब दूसरे देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना, जिसके अंतर्गत विभिन्न सरकारों के स्वरूप की स्थिति का वर्णन किया जाए और इस स्वरूप के आधार पर उसका वर्णन किया जाएगा। तो इसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में जो कौन कौन से आएंगे, विशेषकर इसके अंतर्गत आएंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और प्रशासन। अंतर्राष्ट्रीय विधि पूरे देशों के पर समान रूप से लागू होने वाली जो कानून है, उसके संदर्भ में अध्ययन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ है, WTO है, संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO है, WTO है, विश्व बैंक है, इनके संदर्भ में, इसके संदर्भ में अध्ययन किया जा रहा है। इसमें संचालित होने वाला जो प्रशासन है, जिसमें
विश्व के सभी देशों के जो प्रमुख व्यक्तित्व के धनी हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विकास में, सहयोग में, प्रभाव में योगदान दे करके संचालित करने के संदर्भ में जो कार्य किया जा रहा है उसको हम इस क्षेत्र में देखेंगे। तो आज हमने जो अध्ययन देखा, एक बड़ा प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की क्षेत्र की स्थिति का वर्णन करो। तो वर्तमान की स्थितियों में हमने देखा कि इसको 3 भागों में विशेषकर जोड़ करके देखा कि जितने हमने विद्वानों की परिभाषाएं पढ़ी थी, परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत हमने राज्य सरकार के संदर्भ में विद्वानों की जो परिभाषाएं देखी थी, उसके आधार पर राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है उसको भी हमने विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर उसको अलग अलग भागों में बांट दिया और विद्वानों ने अपनी राय व्यक्त की है। उन राय के अंतर्गत सबसे पहले हमने गार्नर के संदर्भ में देखा, फिर गैटिल के संदर्भ में देखा, फिर गैरिज के संदर्भ में देखा, फिर विलोबी के संदर्भ में देखा, संयुक्त राष्ट्र, और सभी की उपयुक्त परिभाषाओं के माध्यम से ऐसा स्पष्ट होता है कि राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है वो प्रकृति है मानव के निम्न बिंदुओं के संदर्भ में हम देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि राज्य के अध्ययन के संदर्भ में हम अगर इसकी सारों की विशेष वर्णन के संदर्भ में देखें तो हमें ये वर्णन सामने निकल कर के आएगा कि परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में कौन सी प्रकृतियों को सम्मिलित करता है। तो हम उसमें देखेंगे राज्य के संदर्भ में, सरकार के संदर्भ में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, राजनीतिक दलों के संदर्भ में, दबाव समूह और लोकमत के संदर्भ में। तो इसको हम अलग अलग भागों में व्यक्त करके इसका अध्ययन करेंगे और विशेष रूप से इसमें इसी को स्पष्ट किया गया है कि हमने जो प्रमुख रूप से जो परिभाषाओं का अध्ययन किया है, जिसमें विशेषकर ध्यान देना प्रकृति के संदर्भ में विद्वान हैं, जिनके अंतर्गत सबसे पहले गार्नर महोदय जी हैं, गार्नर हैं, और प्रोफेसर गैटिल है। इसके बाद में गैटिल के बाद में प्रोफेसर मुखर्जी हैं, विलोबी है और यूनेस्को की रिपोर्ट है। यूनेस्को की रिपोर्ट है। ये 4 विद्वान हैं, ये 5 विद्वान हैं, ये प्रकृति के संदर्भ में क्या कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। तो आप विशेष रूप कर राजनीति में अधिक से अधिक अंक विद्वान प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके संदर्भ में आप क्या करेंगे, इनके कमेंटों को स्पष्ट करेंगे कि इनके अनुसार इसकी स्थिति को स्पष्ट किया गया है। तो विशेषकर आज आपने राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया है। तो ये क्षेत्र है जो इसका मेन जो फाउंडेशन है उसको संदर्भ के अंतर्गत स्पष्ट कर रहा है। तो हम आगे के संदर्भ के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो राजनीति विज्ञान की जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र के आधार पर उसकी जो प्रकृति का निर्धारण होगा उसका अध्ययन किया जाएगा। इसलिए आप इसको विशेषकर इसको एक बार क्लियर रूप से आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि इसकी जो विद्वानों की जो परिभाषाएं हैं वो विद्वानों के संदर्भ में इसकी स्थिति को क्या किया जाएगा, वर्णन किया जाएगा। धन्यवाद।